हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। वेक्टर, ठीक है, सदिश जिसे हम बोलेंगे। और मैं पहले ही बता दूं कि ये वाला वीडियो केवल और केवल हमारे 12th स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए, ठीक है। अच्छा, तो क्योंकि 12th स्टेट बोर्ड में हम लोग मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं, आव्यूह और डिटर्मिनेंट भी पढ़ चुके हैं, सारणिक। तो आव्यूह और सारणिक का आइडिया क्योंकि अपने को है, तो हम लोग इस चैप्टर से शुरुआत कर सकते हैं। कौन सा? सदिश, ठीक है। एकदम नया चैप्टर है और बहुत ही डिफरेंट टाइप की बातें होंगी इस चैप्टर में। ओवरऑल चैप्टर इजी है, मज़ेदार है, ठीक है। जैसा कि मैंने देखा है, एटलीस्ट स्टेट बोर्ड में तो उतने हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं हैं, ठीक है। जो भी आपके बुक में है वही आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा। तो बच्चों को इस चैप्टर को करने में बहुत मज़ा आता है, ऐसा मैंने देखा है, ठीक है। कैलकुलस के कंपैरिजन में, कैलकुलस में उनके ज़बरदस्त झाग आ जाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें होना ये चाहिए कि जो भी आपको डेफिनेशंस पढ़ाई जाएंगी, जो भी परिभाषाएं पढ़ी जाएंगी और जो भी फॉर्मूले होंगे इस चैप्टर में, ठीक है, जितने भी सूत्र होंगे वो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है, इस चैप्टर में। क्योंकि शुरुआत में थियोरेटिकल पोर्शन है थोड़ा, वेक्टर में भी और 3D में भी, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। और दूसरा ये कि इस चैप्टर में एक चीज़ मैं बोलूँगा कि हर बच्चे का विजुअलाइजेशन वाला पार्ट जो है वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। विजुअलाइजेशन का मतलब क्या है कि अगर मैंने बोल दिया कि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, तो आपके दिमाग में ऐसा कुछ बन जाना चाहिए, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, सही है। इनके बीच में एंगल्स कितने होते हैं? 90 डिग्री। तो ऐसा है ना, मतलब विजुअलाइजेशन आपको क्रिएट करना पड़ेगा। फिर मान लो मैं बोलता हूँ कि स्पेस में एक वेक्टर है जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है, तो मान लो ऐसा कुछ है, ओपी वेक्टर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपके दिमाग में फटाक से विजुलाइज हो जानी चाहिए जैसे ही कोई क्वेश्चन आपसे बोला जाए, ठीक है। तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा आप डेवलप करेंगे तो आपको क्या है, वेक्टर्स में तो उतना भी नहीं, लेकिन 3D में विजुलाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अगर आपको इस पोर्शन को बहुत अच्छे से करना है तो थोड़ा सा विजुलाइजेशन भी आपको बिल्डअप करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए अब मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। सदिश थोड़ा बहुत तो हम लोग 11th क्लास में फ़िज़िक्स में पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत क्या काफ़ी कुछ पढ़ लेते हैं सदिश के बारे में, वेक्टर्स के बारे में। तो वहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं कि सदिश एक ऐसी राशि होती है, ठीक है, ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी होती है, ऐसी भौतिक राशि होती है जिसमें क्या क्या हो, परिमाण भी हो, ठीक है, और दूसरा दिशा भी हो, ठीक है। ये रटा हुआ होता है हर बच्चे को कि ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? सदिश राशि कहते हैं, है ना, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये सफिशिएंट है बोल देना? क्या ये दो चीज़ें सफिशिएंट है बोल देना किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर डिक्लेयर करने के लिए? मतलब उसमें अगर परिमाण है और दिशा है तो क्या उससे अपन बोल सकते हैं कि हाँ वो वेक्टर होगा, वो क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। आप क्वेश्चन समझ रहे हैं ना कि क्या अगर किसी राशि में परिमाण और दिशा दोनों है तो क्या ये सफिशिएंट है इस बात को बोलने के लिए कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। तो जवाब है नहीं, केवल परिमाण और दिशा होने से काम नहीं बनेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप बात करें कोण की, कोण समझते हो ना, एंगल, ठीक है। तो त्रिकोणमिति में हमने पढ़ा है कि कोण को किस प्रकार से मापा जाता है, उसके लिए क्या मायने हैं, उसकी दिशा मायने हैं कि आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हो या क्लॉकवाइज, आप दक्षिणावर्त दिशा में घूम रहे हो या वामावर्त दिशा में घूम रहे हो, ठीक है। तो वहाँ पर दिशा मायने रखती है कोण को मापते समय। और दूसरा, उस कोण का मान कितना है, 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, 180, 220। इसका मतलब वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ परिमाण भी मिलता है,
सही है। तो कोण को मापते समय हमने देखा कि उसमें दिशा भी है और परिमाण भी है, लेकिन क्या कोण वेक्टर होता है? नहीं, कोण तो वेक्टर नहीं होता है। सही है। आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा कि एंगल एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, लेकिन इसमें दिशा भी है और परिमाण भी है। दूसरा, अगर हम बात करें कि चार्ज की, चार्ज समझते हो ना, फिजिक्स में ही होता है ये भी। जैसे करंट कर लेते हैं, चलो ठीक है, मैं ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ बट भूल गया मैं सब कुछ, बट थोड़ा बहुत है ना। तो ऐसे कुछ सर्किट का डायग्राम बनाया जाता है और यहाँ पर बैटरी होती है और हम बोल देते हैं कि करंट की ये डायरेक्शन है, ठीक है। इस सर्किट में करंट विद्युत जो है वो इस दिशा में जा रही है, ठीक है। और हम बोल देते हैं कि उसका कुछ मान भी है, कितना, 5 एम्पियर, 3 एम्पियर, 7 एम्पियर, इस तरीके से, ठीक है। तो अब इसमें भी क्या है कि करंट को मैंने डायरेक्शन भी दे रखी है, दिशा भी दे रखी है और कुछ ना कुछ परिमाण भी दे रखा है। तो क्या ये भी वेक्टर है? नहीं, हम जानते हैं कि करंट भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। सही है। तो ऐसा क्या हो रहा है कि मेरी ये जो डेफिनेशन है वो फेल हो जा रही है, दिशा और परिमाण होने के बावजूद भी उस भौतिक राशि को मैं सदिश राशि नहीं कह पा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बात अधूरी है ना, इसमें एक चीज़ आपको और इंक्लूड करनी पड़ेगी, ठीक है। कोई भी राशि जो है उसमें दिशा भी होना चाहिए, परिमाण भी होना चाहिए, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या है? सदिश के योग, सदिश के योग के नियम का पालन करना चाहिए। सही है। सदिश के योग नियम का पालन करना चाहिए। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को वो फिज़िकल क्वांटिटी फॉलो करनी चाहिए। अगर वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करेगी, अगर वो सदिश के योग नियम की पालना नहीं करती है, तो वो राशि एक सदिश नहीं कहलाएगी, वो एक अदिश ही होगी। सही है। इसी के चलते, इस तीसरे कारण के चलते करंट सदिश नहीं होता है और दूसरा थीटा एंगल ये भी सदिश नहीं होता है, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन वाइज क्लैरिटी मिली होगी कि ये तीनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए एक क्वांटिटी को वेक्टर बोलने के लिए, सदिश बोलने के लिए। क्लियर है यहाँ तक, है ना? किताब में इतनी सारी बातें नहीं दी होती हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाऊँगा ताकि आप कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग हो जाएं। सही है। किताब में तो केवल इतना दे देते हैं कि एक ऐसी राशि जिसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो उसे सदिश राशि कहते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें ना, कंसेप्ट्स की क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो क्या हुआ, ये फिज़िक्स के टर्म्स में हमने डेफिनेशन दी है ना, भौतिकी के टर्म्स में हमने परिभाषा देख ली कि सदिश किसको बोलते हैं। लेकिन मैथ में क्या है, हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ की बात तो करने वाले हैं नहीं, हम फोर्स की बात या पावर की या वर्क डन इनकी बात तो करने वाले हैं नहीं, ठीक है। तो हमने एक मैथमेटिकल डेफिनेशन भी बना ली वेक्टर की, गणितीय परिभाषा, मैथमेटिकल डेफिनेशन, ठीक है। उस पर ज़रा ध्यान देना क्योंकि अपने काम का तो इस चैप्टर में वही है, ठीक है। हमने बोला कि देखो, सबसे पहले आप ये समझो कि रेखा और रेखाखंड, रेखा और रेखाखंड, है ना, ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं बच्चों, है ना। रेखा और रेखाखंड ये क्या होती हैं? दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, ये दोनों सेम नहीं होती है। देखो, मान लो मैंने ऐसे एक लाइन बना दी, ठीक है, लाइन बनाई है, रेखा बनाई है, तो अगर मैं इसको रेखा बोल रहा हूँ ना, तो होगा क्या कि इसका कोई अंतिम बिंदु नहीं होगा, ये इस दिशा में भी बढ़ती जाएगी और इस दिशा में भी बढ़ती जाएगी। समझ में आ रहा है? ये दोनों ही दिशा में इनफाइनाइटली ग्रो करती जाएगी, ठीक है। इसका कोई, आप कह सकते हो कि अंतिम और प्रारंभिक बिंदु नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देंगे? इसको हम बोल देंगे रेखा,
ठीक है, रेखा बहुत बदमाश है ना, कहाँ से निकल रही है कहाँ जा रही है कुछ पता नहीं चल रहा है इसका, ठीक है, उसको रेखा बोलते हैं। वहीं रेखाखंड क्या होता है कि अगर मैं इसी रेखा पर दो ऐसे बिंदु ले लूँ, ठीक है, उन्हें निश्चित कर दूँ, मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, ठीक है, तो अब क्या हो गया कि इसकी लंबाई जो है वो निश्चित हो गई। ए और बी के मध्य की जो दूरी होगी वही इस रेखाखंड की लंबाई होगी, ठीक है। तो जिसकी दूरी निश्चित हो, या यूं कह सकते हैं कि जिसमें प्रारंभिक बिंदु भी हो और अंतिम बिंदु भी हो, उसे तो हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे रेखाखंड, ठीक है। और जिसमें प्रारंभिक और अंतिम बिंदु दोनों ही ना हो, ठीक है, मतलब वो दोनों ही डायरेक्शन में ग्रो कर रही हो इन्फाइनाइटली, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे रेखा। क्लियर है, ठीक है। तो अब मैं मैथमेटिकल डेफिनेशन पे आता हूँ। तो हमने बोला कि हमारे पास एक रेखा है, ठीक है। अब रेखा है तो उसका कोई भी स्टार्टिंग या एंड पॉइंट नहीं होगा, सही है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु नहीं होगा। अब इस रेखा के ऊपर हमने क्या किया कि फिर से वही काम किया, दो बिंदु हमने मान लिए, दो निश्चित बिंदु, एक को बोल दिया ए और दूसरे को बोल दिया बी। इसका मतलब मैंने इसी रेखा से क्या बना लिया बच्चों, एक रेखाखंड बना लिया। ये जो ए बी है वो क्या कहलाएगा, एक रेखाखंड, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर प्रारंभिक और अंतिम बिंदु क्या हो गए, फिक्स हो गए, निश्चित हो गए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया कि इसको कोई ना कोई दिशा दे दी, ठीक है। अब दिशा देना बहुत भारी काम नहीं है ना, दिशा देने के लिए आपको केवल एक एरो बना लेना है, ठीक है। अभी जो मैंने एरो बनाया वो मैंने बनाया ए से बी की तरफ, ठीक है, सभी को दिखाई दे रहा है ना। हाँ, हमने जो एरो बनाया वो क्या बनाया, ए से बी की तरफ, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि बेसिकली मुझे एक ऐसी रेखाखंड मिल गई, एक ऐसी रेखाखंड मिल गई जिसमें परिमाण भी है, ठीक है। परिमाण क्या है, ए बी की लंबाई। अरे बोलो, सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं ना। ए बी की जो लंबाई है वो उस रेखाखंड की परिमाण हो जाएगा, ठीक है। और उसमें दिशा भी है, दिशा क्या है, ये जो मैंने एरो बनाया है ये दिशा ही तो बता रहा है, दिशा क्या है, ए से बी की तरफ, ठीक है। अब मतलब ऐसा कोई नियम नहीं हो गया कि तुम मतलब एकदम चिपक ही जाओ कि हम दो ए से बी की तरफ ही जाएंगे, कोई माइकल वाला में हिला नहीं सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। आप बी से ए की तरफ भी आ सकते हैं, दिशा बदल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है अगर आप क्वेश्चन बना रहे हैं तो, ठीक है। तो दिशा बी से ए भी हो सकती है और दिशा ए से बी भी हो सकती है, इसमें भी परिमाण है और दिशा है, इसमें भी परिमाण है और दिशा है। तो बेसिकली इस रेखाखंड को मैं एक वेक्टर बोल सकता हूँ, इस रेखाखंड को मैं एक सदिश बोल सकता हूँ, इस रेखाखंड को भी मैं क्या बोल सकता हूँ, एक सदिश बोल सकता हूँ। क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि इसमें परिमाण भी है और दिशा भी है, और वेक्टर के लॉ ऑफ एडिशन को तो ये लोग फॉलो करेंगे ही करेंगे, हम करवाएंगे तो क्यों नहीं करेंगे भैया, ज़बरदस्ती करवाएंगे हम, सही है क्या। हाँ, तो इसलिए हमने बोल दिया कि मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है बच्चों, एक दिष्ट, दुष्ट नहीं है ना, तुम्हारी तरह नहीं है ना, दिष्ट, दिष्ट रेखाखंड को एक दिष्ट रेखाखंड को सदिश कहते हैं, ठीक है। ये आपकी बहुत ही छोटी सी प्यारी सी लाल कलर की परिभाषा हो गई, ठीक है। किसको सदिश कहते हैं, मैथमेटिकली एक दिष्ट रेखाखंड को सदिश कहते हैं। दिष्ट बोल दिया तो अपने को डायरेक्शन का पता लग गया, ए से बी या बी से ए। रेखाखंड बोल दिया, खंड बोल दिया, रेखाखंड बोल दिया, इसका मतलब उसमें दो निश्चित बिंदु हैं, तो हमें परिमाण का भी पता लग गया, ठीक है। तो वहाँ से अपने को किसका पता लग गया, सदिश का पता लग गया। तो ये परिभाषा हो जाएगी हमारे हिसाब से मैथमेटिकली किसकी, सदिश की, ठीक है। आप पैरेलल में नोट्स भी प्रिपेयर करते जाएं बहुत अच्छे तरीके से, और इन सभी परिभाषाओं को लिखते जाएंगे, ठीक है ना। तो अब देखो हमने क्या किया था, एक बार फिर से बताता हूँ कि एक लाइन ली थी हमने, ठीक है। लाइन तो दोनों डायरेक्शन में ग्रो करती जाती है, उसके ऊपर दो पॉइंट फिक्स कर दिए, ए और बी, और एक
डायरेक्शन दे दी, ए से बी या फिर बी से ए, तो ये क्या कहलाएगा, एक सदिश कहलाएगा। अगर मैंने ए से बी लिखा है तो उसको ऐसे लिखेंगे, ए बी वेक्टर। ठीक है, अगर मैंने डायरेक्शन बी से ए दी हुई होती, अगर मैंने डायरेक्शन बी से ए दी होती तो उसको मैं बोलता बी ए वेक्टर। ठीक है, मतलब पहले हम क्या लिखेंगे, प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, अंतिम बिंदु। समझ में आ रहा है सभी को, है ना? बहुत ही चिटपुटिया बातें हैं, ऐसा नहीं, कोई आइंस्टाइन वाला ब्रेन नहीं चाहिए इन सब बातों को समझने के लिए। भाई मैं ए से बी की तरफ गया, ओहो हो, वेक्टर ही गायब हो गया हमारा, शाबाश, बहुत अच्छे। हाँ, मैं ए से बी की तरफ गया तो प्रारंभिक बिंदु कौन है, ए, और अंतिम बिंदु कौन है, बी। ठीक है, अरे भाई 5वीं क्लास का बच्चा भी समझ जाएगा ये सारी बातें। ठीक है, तो हमने इसको क्या लिखा, ए बी वेक्टर लिख दिया। क्लियर है? और अगर मैं बी से ए की तरफ जाता तो प्रारंभिक बिंदु बी हो जाता और अंतिम बिंदु क्या हो जाता, ए हो जाता, तो उसको मैं क्या लिख देता, बी ए वेक्टर। ठीक है, क्लैरिटी आ रही है वेक्टर की? आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि इस दिष्ट रेखाखंड में, इस दिष्ट रेखाखंड में 3 विशेषताएं हैं। क्या बोला मैंने? इस दिष्ट रेखाखंड में कितनी विशेषताएं हैं, 3 विशेषताएं हैं। अब देखो, जैसे ही मैंने दिष्ट रेखाखंड बोल दिया तो आपके दिमाग में वो दिष्ट रेखाखंड बन जानी चाहिए, है ना? ये नहीं बोलो कि सर आपका वाला टैब चाहिए तभी बना पाएंगे हम भी, है ना? बन जाना चाहिए दिमाग में भी। ठीक है, ये लो बना दिया, ए बी। ठीक है, तो एक दिष्ट रेखाखंड में हमने बोला कि 3 विशेषताएं मेरे को दिखाई दे रही हैं। पहली विशेषता क्या है, इसकी लंबाई। पहली विशेषता क्या है, इसकी लंबाई। ठीक है, वो हमें सदिश का परिमाण बता देगा। इस दिष्ट रेखाखंड की जो लंबाई होगी वही सदिश का क्या कहलाएगा बच्चों, परिमाण कहलाएगा। समझ में आ रहा है? तो उसको लिखने का क्या तरीका है, देखो, ए और बी के मध्य की दूरी, ए और बी के मध्य की दूरी वही क्या कहलाएगी, इस दिष्ट रेखाखंड की लंबाई कहलाएगी। ठीक है, उन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी ही क्या कहलाएगी, इस दिष्ट रेखाखंड की लंबाई कहलाएगी। और उसको लिखते हैं वेक्टर के फॉर्म में, जो भी वेक्टर है ए बी वेक्टर, और उसके आगे आप लगा दें मॉड, उसके बाहर आप लगा दें मॉड। तो अगर किसी भी वेक्टर के बाहर आपने इस तरीके से मॉड लगा दिया, इसका मतलब आप उसके परिमाण की बात कर रहे हैं, आप उस दिष्ट रेखाखंड की लंबाई की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब लंबाई हमेशा कैसी होती है, धनात्मक, या तो वो 0 हो सकती है या 0 से अधिक हो सकती है। तो किसी भी वेक्टर का जो मॉड आएगा, किसी भी सदिश का जो परिमाण आएगा, वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो मैंने वेक्टर ऐसे बनाया होता, सी डी ऐसे, तो ये कौन सा वेक्टर बनेगा, ये वेक्टर बनेगा डी सी वेक्टर। और इसकी लंबाई क्या होगी, इसी के आगे मॉड लगा दो। तो कितनी खतरनाक खतरनाक बातें कर रहे हैं हम लोग, है ना? समझ में तो आ नहीं रहा होगा। ठीक है, चलो फिर भी मैं तो आगे पढ़ाता हूँ। तो ये किसकी बात हो गई, पहली विशेषता की। पहली विशेषता क्या थी, लंबाई, है ना? लंबाई एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। दूसरा क्या है, दूसरी चीज़ मुझे इसमें दिखाई दे रही है, वो है आधार। आधार, जिसे हम हिंदी में क्या, इंग्लिश में सपोर्ट कहते हैं। ठीक है, सपोर्ट का मतलब क्या है कि जो भी दिष्ट रेखाखंड है, वो जिस रेखा का भाग है, जो भी दिष्ट रेखाखंड है वो जिस रेखा का भाग है, वो रेखा ही उस सदिश का आधार कहलाएगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कि मान लो ये एक सदिश है ए बी वेक्टर। ठीक है, तो हमारे लिए तो क्या है, ये एक दिष्ट रेखाखंड है। अब ये दिष्ट रेखाखंड ज़रूर किसी ना किसी रेखा से ही तो निकाल करके बनाई गई होगी।
ठीक है, मैंने आपको शुरुआत में सिखाया कि पहले एक रेखा होती है, उस पर दो निश्चित बिंदु हम लेते हैं तो वो एक रेखाखंड बन जाती है। तो बेसिकली वो रेखाखंड किसी ना किसी रेखा से ही ली गई है। सही है, समझ में आ रहा है? तो हम बोलेंगे कि जिस रेखा से वो रेखाखंड ली गई है वो रेखा ही उस सदिश का आधार कहलाएगी। ठीक है, जिस किसी भी रेखा से ये रेखाखंड ली गई है वो ही उस सदिश का आधार कहलाएगी। तो हम इसको क्या बोल देंगे? आधार, सपोर्ट। किसका? ए बी वेक्टर का। ठीक है, ये भी बहुत आसान बात है, समझ में आ गया। तो हम आधार में क्या लिखेंगे? हम आधार में ये लिखेंगे, आप लिख लेना। आधार का मतलब है कि वो दिष्ट रेखाखंड जिस रेखा का भाग है वो दिष्ट रेखाखंड जिस रेखा का भाग है उस रेखा को ही क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। आधार कहते हैं। सही है, समझ में आ रहा है? तो हमने दो चीज़ों पर बात कर ली, दो विशेषताओं पर बात कर ली। कौन कौन सी? पहली लंबाई और दूसरा आधार, है ना। तीसरे पर आ जाते हैं। तीसरी विशेषता क्या है भाई? अब वेक्टर में बच क्या रहा है भाई? तुमने लंबाई की बात कर ली, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? परिमाण, है ना। अरे परिमाण ही तो लंबाई है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? दिशा। ठीक है, तो उसको हमने क्या बोल दिया? उसको हमने बोल दिया अभिदिशा बोल देते हैं। ठीक है, ये मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं बोल रहा हूँ भाई, है ना, किताब में भी ऐसा ही लिखा हुआ है, अभिदिशा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पर ये जो वेक्टर है ए बी वेक्टर, इसकी दिशा क्या है? ए से बी। और जो सी डी वेक्टर है उसकी दिशा क्या है? डी से सी। तो हर वेक्टर का कोई ना कोई दिशा होगा। ठीक है, तो उसमें ये भी एक विशेषता होगी अभिदिशा, जो कि उसके दिशा के बारे में बता रही होगी। और दिशा का मतलब क्या है कि प्रारंभिक बिंदु से लेकर के अंतिम बिंदु की जो दिशा है वही उसकी अभिदिशा कहलाएगी। ठीक है, तो एक वेक्टर में ये तीन विशेषताएं होंगी। मैथमेटिकली हम बात कर रहे हैं कि एक सदिश में हमें ये तीन विशेषताएं दिखाई देंगी। उसकी लंबाई यानी कि उसका परिमाण, जो कि कैसे निकलेगा? प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच के मध्य की दूरी। ठीक है, और उसे डिनोट ऐसे किया जाएगा, ए बी वेक्टर का मॉड। कोई भी वेक्टर हो उसका मॉड। ठीक है, और वो हमेशा कैसा होगा? शून्य या शून्य से बड़ा, यानी कि अऋणात्मक होगा। शून्य भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा है आधार। आधार का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि जैसे मान लो कि ये है, ठीक है, ये एक वेक्टर है, तो ये किसी ना किसी लाइन से उठाई गई होगी। ये रेखाखंड किसी ना किसी लाइन से उठाई गई होगी, किसी ना किसी रेखा से ली गई होगी। तो वो रेखा जिससे ये ली गई है वो इसका क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी, सपोर्ट कहलाएगी। ठीक है, तीसरा अभिदिशा। ये जो रेखाखंड है या ये जो सदिश है इसकी कोई ना कोई दिशा होगी, ए से बी या बी से ए। ठीक है, तो ये तीन विशेषताएं होंगी किसी भी सदिश में या दिष्ट रेखाखंड में। समझ में आ रहा है? तो हमने डेफिनेशन की बात कर ली और हमने तीन विशेषताओं की बात कर ली। ठीक है, अच्छा, अगर मान लो ए बी वेक्टर लिखता हूँ और बी ए वेक्टर लिखता हूँ, क्या लिखा मैंने? एक तो ए बी वेक्टर लिख दिया और बी ए वेक्टर लिख दिया। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या था? लंबाई या परिमाण। तो ए बी वेक्टर का परिमाण क्या हो जाएगा? ए बी वेक्टर का मॉड। और बी ए वेक्टर का परिमाण क्या होगा? बी ए वेक्टर का मॉड। तो क्या ये दोनों बराबर होंगे? हाँ, बराबर होंगे। अरे यार, आप ए और बी के बीच की दूरी निकालो। ठीक है, ए और बी के बीच की दूरी निकालो या फिर बी और ए के बीच की दूरी निकालो। क्या वो अलग अलग आ जाएंगी? अब ए और बी के बीच की दूरी अगर 5 है तो बी और ए के बीच की दूरी 10 हो जाएगी क्या? ऐसी हो जाएगी तो, है ना, ऐसे तुम सीढ़ियाँ बना लेना, फिर बहुत पैसे कमा लोगे अगर ऐसा होता होगा तो। सही है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर अगर है तो ए बी वेक्टर का मॉड और बी ए वेक्टर का मॉड दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, वो जो विशेषताएं थी उन पे बात कर रहा हूँ मैं। दूसरा,
ए बी वेक्टर जिस वेक्टर का सपोर्ट है, मान लेते हैं जिस लाइन का सपोर्ट है वो लाइन ये थी, ठीक है, तो आधार ये हो गया ए बी के लिए। और बी ए वेक्टर के लिए भी आधार कौन होगा, यही तो होगा। अरे यहीं से ए बी है और यहीं से बी ए है, तो दोनों के लिए आधार भी क्या होगा, समान होगा। तो हम बोल देंगे कि दोनों का आधार समान है, ठीक है। तो दोनों का परिमाण भी समान हो गया, दोनों का आधार भी समान हो गया, किंतु किंतु कौन सा तू, किंतु, किंतु लिख नहीं पाया यार मैं ढंग से, किंतु, हाँ कौन सा तू, किंतु। किंतु हम ये बोलेंगे कि ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर, ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर की दिशा, क्या दिशा भी समान है, नहीं, दिशा समान नहीं है। दिशा का ही तो खेल है। किसका खेल है, दिशा का ही तो खेल है वेक्टर में, मतलब परिमाण का भी है, लेकिन परिमाण तो यहाँ पे समान हो गए। तो हम क्या बोलेंगे कि ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं होंगे, समान सदिश नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि हालांकि उनके परिमाण बराबर है, हालांकि उनके आधार भी समान हैं, किंतु उनकी दिशा क्या है। यदि ए बी वेक्टर ऐसे है तो बी ए वेक्टर ऐसे है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप नोट के तौर पे लिख सकते हैं, ठीक है, नोट्स में। तो हमने डेफिनेशन देख ली, परिभाषा देख ली, विशेषताएं देख ली और छोटी मोटी बातें जो भी आनी थी वो सब देख लिया। अब हमने पढ़ना है सदिश के प्रकार। सदिश के प्रकार मतलब कौन कौन से अलग अलग प्रकार के सदिश होते हैं, टाइप ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। अभी तक की बातें समझ में आई। तो अब अपने को अलग अलग टाइप के वेक्टर्स के बारे में पढ़ना है ना। इसमें 3-4 वेक्टर्स तो ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, है ना, मतलब उन पे क्वेश्चंस भी बन जाता है। और बाकियों का तो ऐसा है कि अपने को जानकारी होनी चाहिए कि हाँ शून्य सदिश इसको कहते हैं, विपरीत सदिश इसको कहते हैं, समदिश सदिश इसको कहते हैं, समान सदिश इसको कहते हैं, ठीक है। जानकारी तो सभी की होनी चाहिए, बट 3-4 तो ऐसे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब उनकी अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर अपने को नहीं आएगी तो फिर चैप्टर में दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। इसलिए बहुत ही ध्यान से सुने, है ना। और किताब में मैं फिर से बोल रहा हूँ इतनी बातें आपको नहीं मिलेंगी। पहला मैं ले लेता हूँ, देखो बुक में तो पहला ये नहीं दे रखा है, ये दूसरा दे रखा है, पर मैं इसको पहला ले लेता हूँ, शून्य सदिश, क्योंकि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं। शून्य सदिश, ठीक है, जिसे नल वेक्टर बोलते हैं या ज़ीरो वेक्टर भी बोल सकते हैं, सही है। शून्य सदिश का क्या मतलब है ना, ये चिल्ला चिल्ला के इसका नाम ही बोल रहा है कि एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, जिसका बच्चों परिमाण क्या हो, शून्य हो, ठीक है। किंतु दिशा, किंतु छोड़ो और लिख लो, और दिशा स्वेच्छ हो, दिशा क्या हो, स्वेच्छ हो, ठीक है। हालांकि स्वेच्छ तो नहीं बोलना चाहिए, अनिर्धार्य बोलना चाहिए कायदे से, बट आपके बुक में ये दे रखा है ना, एनसीईआरटी में ये दे रखा है, स्वेच्छ दे रखा है, इसलिए अपन ने भी स्वेच्छ लिख दिया, ठीक है। हालांकि मैं अभी आपको बताऊंगा कि प्रॉब्लम क्या है। तो शून्य सदिश क्या है, देखो मैंने ये एक डॉट बना दिया, दिख रहा है ये, ठीक है। अब इसको मैं एक सदिश बोल रहा हूँ, और इसको किस टाइप का सदिश बोल रहा हूँ, इसी को मैं बोल रहा हूँ शून्य सदिश, शून्य सदिश, ठीक है। अच्छा मैंने क्या बोला कि शून्य सदिश का परिमाण क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। और हमने देखा था कि परिमाण का मतलब क्या होता है, मतलब अगर ए बी वेक्टर है तो उसका परिमाण हो जाएगा ए बी वेक्टर का मॉड। तो अब ए बी वेक्टर का मॉड क्या आ गया, 0 आ गया। और दिष्ट रेखाखंड के संदर्भ में मैंने कहा था कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु उन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वही उस सदिश का परिमाण होगा। तो अगर उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 0 के बराबर हो गई तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो दोनों ही बिंदु
एक ही बिंदु पर कोइंसाइड कर जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या होगा कि अंतिम और प्रारंभिक बिंदु केवल इस वेक्टर में, केवल इस सदिश के लिए समान है, एक ही बिंदु पर हैं, समान हैं या फिर एक ही बिंदु पर हैं। ठीक है, किसके लिए बात कर रहे हैं हम? शून्य सदिश के लिए बात कर रहे हैं कि अगर अंतिम बिंदु भी यही है और प्रारंभिक बिंदु भी यही है तो सदिश की जो लंबाई होगी वो क्या होगी? कद्दू शून्य। इसलिए इस सदिश को क्या बोला गया है? शून्य सदिश। अब इसको देख करके बताओ, इसको देख करके बताओ कि इसकी दिशा क्या है? ए से बी है या बी से ए है? अरे भैया ए बी दोनों एक ही पॉइंट पे आ गए, तो क्या ए से बी और क्या बी से ए? तो कायदे से इसकी दिशा क्या होनी चाहिए बच्चों? निर्धार्य नहीं, यानी कि अनिर्धार्य होनी चाहिए। ठीक है, हालांकि बुक में ऐसा दे रखा है कि इसकी दिशा स्वेच्छ हो सकती है, मतलब आपके ऊपर है ना। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, नवाब बना दिया आपने को। ए से बी बोल दो या बी से ए बोल दो। ठीक है, तो यार एक बार के लिए ना सवाल आता है हमारे दिमाग में कि अगर ये इतना ही तुच्छ और चिटपुटिया टाइप का सदिश है, शून्य सदिश, तो इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत पड़ी? बात सही है ना? अगर ये इतना ही चिटपुटिया टाइप का सदिश है कि जिसकी दिशा स्वेच्छ है और इसका परिमाण शून्य है, तो इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत पड़ी? तो इसको पढ़ने की ज़रूरत ऐसे पड़ी, देखो जैसे मान लो मैं आपके सामने ऐसे लिखता हूँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर 0। ठीक है, हो सकता है कभी ना कभी इस प्रकार की किसी समीकरण से आपका पाला पड़े इस चैप्टर में, अगर आप प्रश्न हल करेंगे तो, जिसकी संभावना बहुत कम है ना। तो अगर मान लो ऐसे लिखा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर 0, तो देखो हो क्या रहा है बच्चों, यहाँ पे LHS में मेरे पास लिखा हुआ है सदिश। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों सदिश हैं, तो LHS में हमारे पास क्या लिखा हुआ है? सदिश। किंतु RHS में 0 है। अब 0 तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम क्या बोल सकते हैं? अदिश। ठीक है, तो हमने सदिश को अदिश के बराबर कर दिया, ये तो चमत्कार हो गया। तो इस तरह की चमत्कारी हम ना करें, हमसे इस प्रकार की जादूगरी ना हो जाए गलती से। इस चक्कर में हमने शून्य सदिश को परिभाषित किया और हम बोलेंगे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर 0 ना लिख करके इस तरीके से लिखो, ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, वरना वो अपशगुन हो जाएगा ना, सदिश को अदिश के बराबर कर दोगे तो वो तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखें तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर नल वेक्टर, 0 वेक्टर। ठीक है, अब शून्य सदिश को ओ से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, शून्य सदिश को किससे प्रदर्शित किया जाता है? ओ से। ओ से, अरे हो जा भाई, नाराज़ हो गया क्या? हाँ, शून्य सदिश को किससे प्रदर्शित किया जाता है? ओ से प्रदर्शित किया जाता है। और इसको पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। सही है, ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट। ठीक है, अगला प्रकार है ना, अगला प्रकार क्या है? दूसरा हम बोल देंगे इकाई सदिश। इकाई सदिश। ठीक है, अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सही है, इकाई सदिश बहुत इम्पॉर्टेंट है और जितना किताब में दे रखा है उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनो। इकाई सदिश की सबसे पहले मैं परिभाषा बता देता हूँ कि एक ऐसा सदिश जिसका मापांक या परिमाण कितना हो बच्चों? इकाई हो, तभी तो इसका नाम क्या है? इकाई सदिश है। सही है, अच्छा इसे प्रदर्शित किससे करते हैं? मान लेते हैं ए अगर कोई इकाई सदिश है तो उसके ऊपर हमने टोपी लगा दी। ठीक है, इसको पढ़ा जाता है ए कैप।
ठीक है। तो ए के ऊपर टोपी लगा दी, ये ए कैप बन गया। तो इसको प्रदर्शित इस तरीके से किया जाता है ना। अगर मान लो कोई के ऊपर मैंने कैप लगा दिया तो हमें ये समझ जाना है कि ये कैसा सदिश है, ये इकाई सदिश है, इकाई सदिश है। ठीक है, इंग्लिश में भी आप नाम जान ले तो अच्छा होगा, यूनिट वेक्टर बोलते हैं इसको, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड यूनिट ही होता है, 1 होता है, तो इसलिए इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं ना। ये इंग्लिश में भी आप सीखते जाएं, इकाई सदिश। ठीक है, तो प्रदर्शित करने का तरीका ये होगा। ठीक है, उसके ऊपर कैप लगा दें। अच्छा, अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कैप ही होना चाहिए हम तभी मानेंगे, हमने तो पढ़ लिया रट लिया, ऐसा नहीं है। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में बोल देता है कि ए वेक्टर एक इकाई सदिश है, ठीक है, वो बेचारा अपनी तरफ से चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा है कि ए वेक्टर एक इकाई सदिश है, तो अब वहाँ पे आपको जिद पे नहीं अड़ जाना है कि नहीं कैप नहीं लगा रखा है तो मैं कैसे मान लूँ कि ये इकाई सदिश है, मैं तो हाई कोर्ट तक जाऊँगा और धरना वरना पे बैठूँगा, है ना, और भी बहुत सारे काम है यार अपने को। तो अगर उसने बोल दिया कि ए वेक्टर एक इकाई सदिश है तो आपको मान के चलना है कि वो इकाई सदिश है। इसका मतलब उसका जो मॉड होगा बच्चों वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। ठीक है, परिभाषा में तो हमने यही बोला ना कि उसका परिमाण या मापांक किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए, इकाई के बराबर होना चाहिए। तो अगर किसी के ऊपर कैप लगा हुआ है तब तो पक्की बात है कि वो क्या है, यूनिट वेक्टर है, इकाई सदिश है। अगर कैप नहीं भी लगा हुआ है, केवल वेक्टर लिखा हुआ है और मेंशन किया गया है कि वो इकाई सदिश है, तो आपको मान के चलना है कि वो क्या है, एक इकाई सदिश है। सही है। अच्छा, तो ये इसकी परिभाषा हो गई। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला, सूत्र। इसका सूत्र आपको बहुत अच्छे से घोट जाना है, सुबह शाम दिन में 3 बार, खाली पेट भी और भरे पेट भी, कैसे भी। ए कैप बराबर ए वेक्टर बटे मॉड ए। अब कुछ लोग बोलेंगे है क्या है, हर जगह ए ही तो लिखा है, लेकिन ध्यान से देखो, यहाँ ए का कैप है, यहाँ पे ए वेक्टर है और यहाँ पे ए वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, मापांक है। सही है, मैंने बताया था ना कि किसी भी सदिश का परिमाण निकालना है तो उसके आगे आपको मॉड लगा देना है। ठीक है, तो मान लिया कि ए कोई सदिश है, ए कोई दिया हुआ सदिश है और उसका आपको इकाई सदिश निकालना है, तो उसका इकाई सदिश क्या हो जाएगा, ए कैप हो जाएगा। ए कैप उसका क्या हो जाएगा, इकाई सदिश। तो उसका सूत्र क्या बना बच्चों, उसका सूत्र ये बना कि ए कैप बराबर क्या होता है, ए वेक्टर बटे मॉड ए वेक्टर। ठीक है, अब इस पे आपके सवाल आते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एक नंबर का सवाल यहाँ से आएगा, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस बात के। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। सही है, मतलब क्वेश्चंस कैसे करना है वो सब मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा, लेकिन जो भी बातें मैं बोलता जा रहा हूँ वो आप लिखते भी जाएं, पढ़ते भी जाएं, समझते भी जाएं और घर पे बैठ करके उनको याद भी करें। तो एक तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है। ठीक है, अब ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं ना, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसकी फील भी मैं आपको दिला सकता हूँ। थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। सोचना क्या पड़ेगा कि मान लो कि ये कोई वेक्टर है, मान लो कि ये कोई क्या है, सदिश है। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ, इसका नाम है ए वेक्टर। सही है, ए वेक्टर। ठीक है, तो इसका परिमाण क्या होगा, इसका परिमाण हो जाएगा, जो भी वेक्टर है उसके आगे मैंने मॉड लगा दिया, तो ए वेक्टर का मॉड ही इस वेक्टर का क्या हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा। सही है, समझ में आ रहा है। अच्छा, तो एक बार के लिए ऐसे मानो कि इसका परिमाण जो है वो 5 इकाई है। इसका परिमाण कितना है, 5 इकाई है। ठीक है, तो मैं ऐसे बोलता हूँ कि इसी की दिशा में, इसी सदिश की दिशा में एक इकाई का मैंने सदिश बना लिया। ठीक है, ए बी जो सदिश बना रखा है इसी की दिशा में एक इकाई का मैंने सदिश बना लिया। ठीक है, ये वाला कौन सा, ये। फिर इसी की दिशा में एक इकाई का बना लिया, फिर इसी की दिशा में एक और बना लिया। तो अगर इसका कुल परिमाण 5 इकाई है तो एक इकाई के ऐसे कितने सदिश बनेंगे, सोच लो, है ना। 3-4 घंटे लग जाने चाहिए इस बात को सोचने के लिए कि अगर इसका कुल परिमाण 5 इकाई है बच्चों, तो एक इकाई के कितने सदिश लेने पड़ेंगे सच दैट ये पूरा वेक्टर मेरे को मिल जाए, ये पूरा सदिश मेरे को मिल जाए। तो जवाब क्या होगा, एक इकाई के आपको
5 सदिश लेने होंगे। ठीक है, तो मैंने बोला कि एक एक इकाई के 5 सदिश लेंगे तो आपको ये पूरा वेक्टर मिल जाएगा। 1 × 5 बराबर 5 होगा ना। ठीक है, अब इस एक का मतलब क्या बोला मैंने, एक इकाई का सदिश। एक इकाई का सदिश का मतलब क्या है, इकाई सदिश। और इकाई सदिश को कैसे लिखते हैं, ए कैप। ठीक है, समझते जाना बहुत बारीकी से। इस एक का मतलब क्या है, एक इकाई का सदिश। और एक इकाई के सदिश को कैसे लिखते हैं, ए कैप से लिखते हैं। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन किसके साथ, 5 के साथ। 5 क्या है, इस वेक्टर का परिमाण है। मैंने बोला था ना कि इस सदिश का जो कुल परिमाण है वो मान लेते हैं कि 5 इकाई है। ठीक है, अच्छा अगर ए वेक्टर है तो ए वेक्टर का परिमाण कितना होगा, ए वेक्टर का मॉड। तो 5 की जगह पर क्या आ जाएगा, ए वेक्टर का मॉड आ जाएगा, इज इक्वल टू। तो अब हो क्या रहा है, मैंने एक इकाई के सदिश को 5 बार लिख दिया तो मुझे वो पूरा वेक्टर मिल जाएगा। कौन सा वेक्टर मिल जाएगा, ये वाला वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, अरे ऐसे 5 बार लिख दिया, ये एक इकाई का सदिश, ये एक इकाई का सदिश, ये एक इकाई का सदिश, और ये भी मान लो एक इकाई का, और ये भी मान लो एक इकाई का, है ना। इन सबको मैंने लिख दिया, मतलब इन्हीं को 5 बार, एक ही को 5 बार जोड़ दिया या एक को 5 से गुणा कर दिया तो मुझे ये वाला सदिश मिल जाएगा पूरा। ठीक है, तो बेसिकली मुझे क्या मिल रहा है, ए वेक्टर मिल रहा है। ठीक है, आप देखो यहाँ से आपको ये वाली चीज़ समझ में आई या नहीं आई, नहीं आई तो फिर से एक बार रिपीट कर करके मेरी बातें सुन लो। ठीक है, वीडियो को रिपीट करके, है ना। हाँ, तो ये रिलेशन आ गया कि ए कैप को अगर मॉड ए से गुणा किया जाए तो ए वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि ए कैप किसके बराबर आ गया, ए वेक्टर, और इस मॉड ए को यहाँ पर ले आकर के मैंने भाग दे दिया। क्यों, क्योंकि मॉड ए मतलब परिमाण, और परिमाण जो है कांस्टेंट होगा, नियतांक होगा, यानी कि वो एक अदिश होगा। अदिश को मैं गुणा भाग कर सकता हूँ, लेकिन सदिश को गुणा भाग करने की पांडुगिरी ना करें। ठीक है, ऐसे नहीं बोलना कि ये ए वेक्टर को नीचे क्यों नहीं लेकर के आए। ठीक है, सदिश को गुणा भाग नहीं करते, अदिश को कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने ये वाली इक्वेशन लिखी है और यही मैंने फॉर्मूला लिखवाया तुमको। ये देखो, ये सुंदर सा। तो किसी भी वेक्टर का अगर आपको कैप निकालना है, किसी भी सदिश का अगर आपको इकाई सदिश ज्ञात करना है, तो उस सदिश को लिखें न्यूमरेटर में और किससे भाग दे दें, उसी के परिमाण से आप भाग दे दें। तो आपको उस सदिश की दिशा में क्या मिल जाएगा बच्चों, इकाई सदिश मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही आराम से बताया है मैंने, मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए। नहीं भी आ रहा है तो अब ये वाला फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, बट मैंने बहुत आराम से समझाया तो समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है ना। ठीक है, अब कहानी यहीं तक सीमित नहीं होती है, कहानी यहीं तक सीमित नहीं होती है, मैं इससे आगे भी आपको ले जाना चाहता हूँ। ए कैप बराबर हमने क्या लिखा बच्चों, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, है ना। अब ये बातें जो मैं करने जा रहा हूँ वो बुक में नहीं दे रखी है। यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर बराबर इस मॉड ए को यहाँ पर गुणा कर दो, तो मॉड ए वेक्टर और ए कैप। ठीक है, ऐसे चाहिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है जो हमने प्रूफ में देखा था। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बच्चों ये है कि अगर आपको दुनिया का कोई भी वेक्टर लिखना है, अगर आपको दुनिया का, ध्यान से सुनना, अगर आपको दुनिया का कोई भी वेक्टर लिखना है, कोई भी सदिश लिखना है, तो आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या, कौन कौन सी 2 चीज़ें, एक तो उसका परिमाण, दिखाई दे रहा है ना आपको, एक तो उसका परिमाण, और दूसरा उस सदिश की दिशा में, लिख देता हूँ मैं, दूसरा क्या है, उस सदिश की दिशा में इकाई सदिश। कौन सा सदिश, इकाई सदिश। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार बात है बच्चों। इसका आपको जो इसकी अहमियत है ना वो आगे चल कर के पता चलेगी जब हम प्रक्षेप पढ़ेंगे, प्रोजेक्शन पढ़ेंगे, और बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले होंगे जिनको डिराइव करने में हमें इसकी मदद लेनी पड़ेगी ना।
तो इसका मतलब ये है कि दुनिया का अगर कोई भी सदिश आपको लिखना है, कोई भी वेक्टर अगर आपको दुनिया का लिखना है, तो आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला कि उसका परिमाण क्या होना चाहिए, और उस सदिश की दिशा में एक इकाई सदिश। ठीक है, अगर आप उन दोनों को गुणा कर देते हैं तो आपको वो वेक्टर मिल जाता है। ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा एम्फसाइज कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा जोर मार रहा हूँ कि आप इसको भी ध्यान रखें। ठीक है, बी वेक्टर अगर मैं लिखता हूँ, कोई वेक्टर है, तो मुझे क्या पता होना चाहिए, उसका परिमाण पता होना चाहिए, और उसी की दिशा में इकाई सदिश। ठीक है, तो बी वेक्टर को क्या लिख दिया, मॉड बी वेक्टर इंटू बी का कैप। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे बीच में डॉट क्रॉस वगैरह कुछ नहीं लगाया मैंने, है ना, बहुत ज़्यादा जानकारी रखना भी घातक हो सकता है। सही है, बहुत ज़्यादा तो क्या, कम जानकारी रखना घातक हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला भी फॉर्मूला आप ध्यान में रखें। फॉर्मूला क्या है, मतलब हमने इंटरचेंज किया है, इधर से उधर किया है, लेकिन इसका जो इंटरप्रिटेशन है ना, ये जो मैंने आपको समझाया कि किसी भी सदिश को लिखने का क्या तरीका होता है, ये आप ध्यान में रखें। ठीक है, हम आगे भी इसका यूज़ करेंगे। अब एक नोट लिखवा देता हूँ मैं इकाई सदिश में। नोट क्या है, नोट ये है कि आई कैप कॉमा जे कैप कॉमा के कैप, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड की क्रमशः दिशा में इकाई सदिश होते हैं। ठीक है बच्चों, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपने देखा भी होगा ना 11वीं क्लास में, फिज़िक्स में बहुत सी बार इसका यूज़ किया होगा। आई कैप, जे कैप और के कैप क्या होते हैं, एक्स, वाई और जेड की दिशा में क्रमशः इकाई सदिश होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको बना करके दिखाना चाहूँ तो दिखा सकता हूँ। मान लेते हैं ये तीनों आपकी एक्सिस हैं। ठीक है, आप अगर किसी कमरे में बैठे हो तो वहाँ पे भी आप विजुलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो मान लेते हैं ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। अच्छा, किसी को भी एक्स वाई जेड हम ले सकते हैं क्या, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ना। उसमें आपको राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करना होता है। ठीक है, तो अगर मान लो एक्स इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये एक्स है ऐसे, और मान लो इधर वाई है। ठीक है, ये एक्स है और इधर वाई है, तो एक्स क्रॉस वाई करने पे जेड की डायरेक्शन मिलती है। मतलब एक्स से वाई की तरफ, है ना, इन उंगलियों को मोड़ा, एक्स अक्ष की दिशा से वाई अक्ष की दिशा में इन उंगलियों को मोड़ा, तो अंगूठे की जो दिशा होगी, ठीक है, अंगूठा ही बोलते हो ना भाई इसको तुम लोग, अंगूठे की जो दिशा होगी वो किसकी दिशा होगी, जेड की दिशा होगी। सही है, तो इसी तरीके से एक्स वाई जेड का चयन किया जाता है। एक्स से वाई की तरफ में घूमा तो अंगूठे की जो दिशा होगी वो किसकी होगी, जेड की दिशा होगी। ठीक है, तो अगर मान लो कि इसको एक्स माना होता और इसको वाई माना होता तो जेड की दिशा कहाँ मिल जाती, अपने को नीचे मिल जाती। समझ में आ रहा है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। राइट हैंड थंब रूल फॉलो होता है यहाँ पे। तो मैं ये कह रहा था कि इसको थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। ये ओरिजिन है 0,0, ये एक्स हो गया, एक्स अक्ष है। ठीक है, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा, वाई अक्ष की धनात्मक दिशा और जेड अक्ष की धनात्मक दिशा। ठीक है बच्चों, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक्स अक्ष की दिशा में अगर आप एक इकाई का सदिश लेते हैं, ये मान लेते हैं ये है, इसको ए बोल देते हैं, तो ओ ए मान लेते हैं एक इकाई का सदिश है, तो इसका मॉड बराबर कितना हो जाना चाहिए, 1 हो जाना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से वाई अक्ष की दिशा में आप एक इकाई का सदिश लेते हैं, ठीक है, तो वो कौन हो गया, ओ बी, तो
ओ बी का मॉड भी क्या होना चाहिए 1, क्योंकि इकाई सदिश है। और z अक्ष की दिशा में भी आप एक इकाई का सदिश लेते हैं ना, तो ओ सी वेक्टर का मॉड भी कितना हो गया 1। ठीक है, ये एक सदिश है तो दिशा देनी पड़ेगी, ये भी एक सदिश है और ये भी एक सदिश है। सही है, ये 3 अक्ष हैं जिनके बीच में 90-90 डिग्री का कोण है। तो ओ ए वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो एक्स अक्ष की दिशा में है और इकाई सदिश है। तो इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट किससे लिखेंगे, आई कैप से लिखेंगे। वाई अक्ष की दिशा में जो इकाई सदिश है उसको आप क्या लिखेंगे, जे कैप, और जेड अक्ष की दिशा में जो इकाई सदिश है उसको आप क्या लिखेंगे, के कैप। सही है, तो ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आई कैप का मॉड बराबर जे कैप का मॉड बराबर के कैप का मॉड, और ये किसके बराबर होंगे बच्चों, 1 के बराबर। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इकाई सदिश है। ठीक है, तो ये नोट भी आप ध्यान में रखें। सही है, तो अभी यहीं तक करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इकाई सदिश के सवाल करवाऊंगा। हो सकता है अपन कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने को और पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ तक की पूरी थ्योरी आप बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर लें, और कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो वीडियो को बार बार देखें। ठीक है, समझ में आ जाएगा। और बुक का भी सहारा लें, बुक से भी पढ़ें। ठीक है, क्योंकि स्टेट बोर्ड में इतना मतलब कोई बहुत टफ तो है नहीं, बहुत आसान सी चीज़ें हैं। ठीक है, ये आपको पॉज कर करके नोट करते जाना है, एक एक चीज़, पूरे नोट्स आपको तैयार करने हैं। ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। सही है, और कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आई है तो बिल्कुल मेरे से पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे या जैसे भी आप चाहें, यूट्यूब पे कमेंट करके। ठीक है, लेकिन यहाँ तक आप ज़रूर पढ़ लें, 12th स्टेट बोर्ड के बच्चे।